अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना सेशन 2 स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे कोर्स का नाम जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स है। मिनहाल हैदर मेरा नाम है और मैं ही इसका इंस्ट्रक्टर हूँ। और आज का जो सेशन 2 का टॉपिक है वो है लीगल फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ को स्टडी करेंगे कि उसमें किन किन लीगल फ्रेमवर्क को देखना चाहिए। और प्रिंसिपल्स का मतलब ये उसूल, यानी किन किन रूल्स एंड रेगुलेशन को आपने फॉलो करना है जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करेंगे और उसके मुताबिक दीगर पार्टीज़ को इंगेज करेंगे। तो आज का जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो पहला है अंडरस्टैंड द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों का पहले से पता होना ज़रूरी है। कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन आपको पता होना ज़रूरी है, कौन सी कंडीशन है जिनका पता होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है लर्न कोर लीगल कॉन्सेप्ट्स, ऑफ़र, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन। ये कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑफ़र क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, कंसिडरेशन क्या होती है। उसके अलावा आइडेंटिफाई की एलिमेंट्स डेट मेक कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल। वो कौन कौन सी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐड की जाती हैं जो कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लीगली तौर पर बाइंडिंग बना देती हैं। यानी उसके होने के बाद अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आपको एक सर्टेन कोर्स ऑफ प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, जिसके बाद आप उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर सकते हैं। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है वो तमाम स्टेजेस को डिफ़ाइन करता है। फिर हमारे पास है रिकॉग्नाइज लीगल रेमेडीज़ फॉर ब्रीच। अगर इन केस कोई जो है वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरह फॉलो नहीं कर पाती और या किसी टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रीच कर देती है यानी तोड़ देती है, तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या कहता है। फिर ओवरव्यू ऑफ लोकल इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट लॉ विद इन द कंट्री, यानी पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट लॉज हैं। वह तो पाकिस्तान का अपना कॉन्ट्रैक्ट लॉ है और उसके अलावा कंस्ट्रक्शन के भी कुछ कॉन्ट्रैक्ट लॉज मौजूद हैं जिन्हों जो इंटरनेशनल बॉडी से लिए गए हैं और पाकिस्तान की कंडीशंस के मुताबिक उनको बनाया गया है। उसके अलावा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट लॉज हैं, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया चले जाएँ तो वहाँ का अलग है। उसके अलावा मिडल ईस्ट चले जाएँ तो उनका अलग है, अमेरिका में अलग है, यूके में अलग है। तो ये सब लिए गए तो बेसिक कॉमन कॉन्ट्रैक्ट लॉ से लिए गए हैं, लेकिन अपनी अपनी कंडीशंस के मुताबिक इनको बनाया गया है और इन्हीं के मुताबिक पार्टीज़ जो हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को डिज़ाइन करती हैं। तो चलिए पहले हम पता करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट लॉ बेसिकली क्या चीज़ है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज़ अ बॉडी ऑफ लॉ गवर्निंग एग्रीमेंट्स बिटवीन पार्टीज़। ये एक लॉ होता है, एक पूरी जो है वो समझ लें कि इसके अंदर तमाम उसूल गिवन होते हैं कि आपने किस तरह दो पार्टीज़ को बाइंड करना है कि वो किसी भी काम को सरअंजाम दें। इसके अंदर मौजूद होता है कि जो भी पार्टी साइन करेगी उसकी लीगल बाइंडिंग्स क्या हैं, जिस पार्टी के साथ वो साइन होगा उसकी लीगल बाइंडिंग्स क्या हैं, जो पार्टी साइन करेगी उसकी जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस क्या हैं। मिसाल के तौर पर जो है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले उसकी कुछ प्री कंडीशंस होती हैं, वो सब कॉन्ट्रैक्ट लॉ डिफ़ाइन करता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो साइन कर लें, इसके लिए कुछ प्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये वो तमाम जो कंडीशंस होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर मौजूद होती हैं। उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लॉ प्रोवाइड रूल्स फॉर फॉर्मिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। मैंने आपको बताया ना कि इसके अंदर कुछ उसूल होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिसके मुताबिक जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट किया जाता है, फिर उसको जो है वो एक फ़ाइनल शक्ल दी जाती है और फिर उसके मुताबिक तमाम पार्टीज़ अपने अपने जो ऑब्लिगेशंस होती हैं उसे फुलफ़िल करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ इज़ क्रिटिकल इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ये लॉज जो हैं एक पूरा सेट ऑफ प्रोसीजर्स बताती हैं कि आपने अपने काम को किस तरह करना है। अगर कोई पार्टी किसी काम को सही से अंजाम नहीं दे पाती या अगर वो किसी भी रीज़न की वजह से कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहती है तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ उसका भी एक प्रोसीजर डिफ़ाइन करता है। याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ही ये होता है कि ये एंट्री और एग्ज़िट दोनों को डिफ़ाइन करता है, यानी किस तरह दोनों पार्टीज़ किसी भी कॉन्ट्रैक्चुअल कंडीशंस के अंदर दाखिल होंगी और किस तरह वो एग्ज़िट कर सकती हैं। कॉन्ट्रैक्ट ये पूरा एक डायरेक्शन जो है वो डिफ़ाइन करता है। एग्रीमेंट जो होता है उसके अंदर ये तमाम कंडीशंस नहीं होती। मिसाल के तौर पर दो बंदे एग्रीमेंट करते हैं कि कल से हम जो है सुबह 6 बजे उठेंगे। अब इसके पीछे कोई कंडीशंस नहीं है। अब वो ये एग्रीमेंट किस तरह ख़त्म करेंगे और इसके पीछे क्या रीजंस होंगी या वो गवर्निंग लॉज उसके ऊपर अप्लाई होते हैं नहीं होती, वो दो आदमी ने बस एग्रीमेंट कर लिया। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो है उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो जो मुल्क का कानून है वो उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है।
या अगर वो मुल्क का कानून नहीं तो किसी दूसरे कानून को भी रेफर कर रहा है तो उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कंडीशंस होती हैं वो अदालतों में चैलेंज की जा सकती हैं। तो अगर कोई गवर्निंग लॉज के ऊपर नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं कहला सकता। लिहाजा जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मुल्क का जो गवर्निंग लॉज होता है या तो उसको फॉलो कर रहा होता है, और अगर वो उस मुल्क का गवर्निंग लॉज को फॉलो नहीं कर रहा तो वो ना किसी ज्यूरिसडिक्शन को ज़रूर फॉलो करेगा। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के लिए कौन कौन से पॉइंट्स कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी होती हैं, तो हम देखते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले ऑफ़र। जब आप किसी के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल सिग्नेचरी होते हैं या आप उसको कोई उसके साथ आप कोई डील करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक ऑफ़र ड्राफ्ट करते हैं। तो जो ऑफ़र भी ड्राफ्ट करते हैं वो अ क्लियर प्रपोजल टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, उसके अंदर हर चीज़ें कवर्ड होनी चाहिए। दूसरा, उसकी एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस। अब इसको हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदाज से भी, जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदाज में समझ लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है कि पहले आप एक बिड भरते हैं, बिड भरने के बाद क्लाइंट जो है वो एक फाइनल ऑफर फाइनलाइज करता है, उसके बाद उस कॉन्ट्रैक्टर को वो इंगेज करता है। तो इंगेज किंग के दौरान कुछ नेगोशिएशन पॉइंट्स आते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होती है और उसके बाद एक LOA साइन किया जाता है। LOA जो है वो एक ऑफ़र होता है, और जब वो कॉन्ट्रैक्टर को रिसीव हो जाता है तो उसके बाद उसके पास ऑप्शन होती है कि चाहे वो एक्सेप्ट करे, चाहे वो ना एक्सेप्ट करे, या उसके अंदर अपनी कोई कंडीशंस डाल ले। इन केस जब जो है वो कॉन्ट्रैक्टर उसको अनकंडीशनली एक्सेप्ट कर लेता है तो वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस कहलाने लगता है, यानी बेसिक कंडीशंस के ऊपर दोनों पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट हो जाता है। LOA बाद में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बन जाता है। सही है, तो ये उसी को डिस्कशन कर रहे हैं कि पहले एक ऑफर बनाई गई, उसके बाद एक एक्सेप्टेंस हुई, उसके बाद उसमें कंसिड्रेशंस को चेक किया जाता है। यानी जब LOA साइन हो रहा था उसके अंदर कुछ पेमेंट टर्म्स होंगी, उसके अंदर कुछ ऑब्लिगेशंस होंगी, जैसे आपने परफॉर्मेंस बॉन्ड सबमिट करवाना है, एडवांस गारंटी जमा करवानी है, इंश्योरेंसेज सबमिट करवानी है, तो ये उसकी कुछ मॉनेटरी कंसिडरेशंस होती हैं उसके अंदर, वो भी डिस्कस की जाती हैं, वो भी निगोसिएशन पॉइंट्स होती हैं। उसके अलावा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का मकसद इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस होता है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इन केस अगर कोई भी पार्टीज़ कॉन्ट्रेक्चुअली जो है वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर सकती और कल को वो आर्बिट्रेशन या लिटिगेशन के लिए चली जाती है, तो उसके लिए लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो फिर किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। फिर हर पार्टीज़ की जो है वो एक लीगल कैपेसिटी होना ज़रूरी है, यानी जो मुल्क का कानून कहता है कि हर पार्टी को जो है वो SCCP के साथ या किसी भी जो है वो गवर्नमेंट बॉडी के साथ रजिस्टर होना ज़रूरी है, प्रॉपर कंपनी कहलाना ज़रूरी है, वो किस स्टेट के अंदर मौजूद है, वो सोल प्रोप्राइटरशिप में है, पार्टनरशिप के अंदर है, कोई जो है वो कॉरपोरेशन है, तो वो ये सब एक लीगल बाइंडिंग्स हैं जो भी किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए ज़रूरी है कि हर पार्टी जो है वो इसको दूसरी पार्टी के सामने जाहिर करे कि वो असल में उसकी जो एंटिटी है वो क्या है। दूसरा, फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है, यानी किसी दबाव के अंदर किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाया गया, बल्कि फ्री विल दी गई है कि वो चाहे, मिसाल के तौर पर अगर क्लाइंट जो है वो कोई लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस बनाता है और कॉन्ट्रैक्टर को बेचता है, कॉन्ट्रैक्टर समझता है कि शायद ये जो प्राइसेस हैं इसके मुताबिक वो काम नहीं कर सकेगा, तो वो इसको रिजेक्ट कर सकता है। तो ये वो इस पर फोर्सफुली, क्योंकि अभी तक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस साइन नहीं हुआ हुआ। हाँ, क्योंकि इसके अंदर एक टर्म होती है बिड सिक्योरिटी की, वो कभी हम फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्कस कर लेंगे कि बिड सिक्योरिटी का फिर आपको एक इशू आ सकता है कि अगर आप रिजेक्ट करेंगे तो आपकी बिड सिक्योरिटी इनकैश करा सकता है वो। दूसरा, लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्शन, कि वो कोई भी जो टर्म्स एंड कंडीशन होगी वो मुल्क का कानून को जो है वो डिफ़र नहीं करेंगी, उनको वायलेट नहीं करेंगी। फिर हम डिस्कस करते हैं पॉइंट वाइज कि द ऑफ़र और एक्सेप्टेंस क्या चीज़ होती है। तो ऑफ़र क्या है कि जो भी ऑफ़र क्लाइंट करेगा वो स्पेसिफिक होनी चाहिए, वेल कम्युनिकेटेड होनी चाहिए और इंटेंडेड होनी चाहिए। ये जो कम्युनिकेशन का पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने अक्सर ही जगह देखा है कि जो है वो कॉन्ट्रैक्टर और जो क्लाइंट्स होते हैं उनके दरमियान मिसकम्युनिकेशन बहुत होती है। तो कॉन्ट्रैक्ट ने ऑलरेडी जो है वो वे ऑफ कम्युनिकेशन डिफ़ाइन किया होता है कि आप कभी भी जो है वो व्हाट्सएप के ज़रिए से ये पूरा बिज़नेस नहीं चला सकते, आपको प्रॉपर ईमेल करनी पड़ती है, क्योंकि ईमेल कल को जो है वो कॉन्ट्रैक्चुअली और लीगली भी रेफ़र की जा सकती है। तो जो भी आप कम्युनिकेशन करेंगे वो क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए और प्रॉपर होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए। दूसरा, एक्सेप्टेंस, जो भी कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक्सेप्टेंस दे रहा है, अगर उसको एक ड्यू डेट दी गई है कि विद इन द 4 डेज़, 5 डेज़, 7 डेज़ आपने जो है वो कोई एक्सेप्ट करके भेजना या रिजेक्ट करके भेजना है या उसके अंदर कोई अमेंडमेंट भेजनी है, तो ये बड़ी वेल क्लियरली आपने उसको कम्युनिकेट करना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपके पास जो है वो ईमेल के ज़रिए से है और आप जो है वो एक्सेप्ट करके व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। अगर ईमेल के ज़रिए से है तो आपने भी प्रॉपर जो है वो उसको साइन करके, स्टैम्प करके
एक ईमेल के ज़रिए से ही लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस वापस भेजना है, तो भी वेल कम्युनिकेटेड होना चाहिए और ये डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए सब कुछ कि आपको कब रिसीव हुआ और आपने कब साइन करके भेजा। दूसरा जो है वो रिवोकेशन, कि अगर मिसाल के तौर पर क्लाइंट आपको कोई लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भेजता है और कल को उसे ऐसा महसूस होता है कि उसको शायद फंडिंग नहीं मिलेगी, तो वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। ये ऑप्शंस जो हैं वो लेटर समझ लें कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर भी रिवोक कर सकता है, वो समझता है कि वो काम नहीं कर पाएगा या वो समझता है कि शायद उसके पास अब इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो ये काम कर पाए, तो वो भी रिवोक कर सकता है, वो भी इनकार कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है अपनी जो है वो टेंडर से। लेकिन उस सूरत में फिर उसको बिड सिक्योरिटी का इशू आ सकता है कि बिड सिक्योरिटी जो उसने रिक्वायर थी वो इनकैश हो सकती है। अगर वो क्लाइंट से अच्छे डिस्कशन करता है तो वो बिड सिक्योरिटी की इनकैशमेंट से भी बच सकता है, लेकिन ये इट्स ऑल डिपेंड कि क्लाइंट के साथ उसके रिलेशनशिप किस तरह के हैं। तो अब इसके अंदर जो एग्जांपल दी गई है वो वही दी गई जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एक ऑफ़र देता है, बिडिंग ऑफ़र देता है और क्लाइंट जो है फिर उसको अप्रूव कर लेता है, और फिर उसके बाद से फिर जो है वो क्लाइंट एक अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस या लेटर ऑफ ऑफ़र जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को भेजता है, और फिर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस की सूरत में क्लाइंट को भेजता है। तो उसके बाद दोनों पार्टी का एक कॉन्ट्रैक्चुअली बाइंडिंग हो जाती है, और उसके बाद फिर आगे फर्दर वे आउट होता है कि आप मज़ीद कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, जिसमें मज़ीद फर्दर वॉल्यूम्स आते हैं, पूरा कॉन्ट्रैक्ट बनता है, तो वो आगे के स्टेजेस में आता है। फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कंसिडरेशन होती हैं, यानी आपके पास जब भी कोई ऑफ़र आए तो आपने उसके अंदर क्या देती हैं, क्लाइंट के लिए भी और कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी। जब बिड आती है तो क्लाइंट के लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो है वो समथिंग ऑफ वैल्यू, जब आप कोई बिड बना के देते हैं तो ज़ाहिर है उसकी एक प्राइसिंग होती है, तो क्लाइंट चाहता है कि उसका काम जो है वो विद इन द बजट हो जाए और अप टू द क्वालिटी मार्क हो। तो आपने क्या उसको ऑफ़र दी है, तो क्लाइंट ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके बाद जो भी बिड आएगी वो कुछ वैल्यूएबल होगी और उसके तमाम रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेगी। उसके अलावा जो है वो कोई जो भी आप मिसाल के तौर पर किसी भी कैश की सूरत में, सर्विस, गुड, प्रॉमिस, मतलब किसी भी सूरत में आप उसको सर्विस जो फराहम करते हैं वो वैल्यू की सूरत में होनी चाहिए। सही है, वो लॉफुल होनी चाहिए और रियल होनी चाहिए। मतलब ऐसी नहीं है कि आप विजुअली कोई चीज़ उसको भेज रहे हैं और ख्वाब ख्वाबी उसको दिखा रहे हैं, जो कि मैंने अक्सर ही देखा है कि कॉन्ट्रैक्टर बाजू का जो है वो शुरू में जो है वो बड़ी ख्वाब ख्वाबी दिखाए देंगे, नहीं हम इसको 6 साल के प्रोजेक्ट को जो है वो 2 साल में मुकम्मल कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है, इट शुड बी मतलब विद रियलिस्टिक ऑफ़र आपको देनी है। उसके अलावा जो है वो अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो ये कंसिडरेशन मौजूद नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाता। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको इस तरह दे देता हूँ कि मिसाल के तौर पर आप जो है वो जब LOA साइन हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर एक लीगल बाइंडिंग होती है कि उसने परफॉर्मेंस बॉन्ड जमा करवाना है। अब ये जो है वो एक प्रॉमिस होता है कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से क्लाइंट को कि हम अपनी परफॉर्मेंस को लेकर बड़े ज़्यादा सीरियस हैं और हम एक थर्ड पार्टी से इस बात की आपको इंश्योरिटी दिला रहे हैं कि हम एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट अपनी तमाम काम को मुकम्मल करेंगे, और अगर हम नहीं कर पाए तो आप ये परफॉर्मेंस बॉन्ड इनकैश करा सकते हैं। तो लीगली तौर पे जब तक परफॉर्मेंस बॉन्ड सबमिट नहीं हो जाता तब तक जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को NTP नहीं मिलता, यानी उसे नोटिस ऑफ प्रोसीड नहीं मिलता कि वो उस पर काम करे। अगर इन केस कॉन्ट्रैक्टर जो है वो परफॉर्मेंस बॉन्ड वक्त पे सबमिट नहीं करा पाता तो उस सूरत में वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है। दूसरा जो है जब आप किसी भी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो उसकी लीगल कैपेसिटी क्या होनी चाहिए और उसका कंसेंट इसमें शामिल है, यानी इसकी इंश्योरिटी होना बहुत ज़रूरी होता है। तो पार्टीज़ मस्ट भी वो एक लीगल एज की होनी चाहिए, यानी जिस बंदे से आप साइन करवा रहे हैं उसका एक लीगल एज होना बहुत ज़रूरी है, यानी अबव 18 हो। दूसरा जो है वो साउंड माइंड हो, यानी वो उसकी मेंटल कैपेसिटी इतनी हो कि वो जो कर रहा है उसे पूरा इल्म हो कि वो क्या करने जा रहा है। दूसरा वो डिस्क्वालीफाइड ना हो, यानी बैंक करप्ट ना हो, और जो है वो कहीं लीगली तौर पे फंसा हुआ ना हो। तभी आप जब आप अपनी क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट भरते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि जो क्लाइंट हैं वो आम तौर पे आपसे फाइनेंशियल ईयर के कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि पिछले 3 ईयर्स में आपका क्या फाइनेंशियल स्टेटस रहा है। दूसरा वो ये मांगते हैं कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो क्या हैं, उनके ऊपर कोई लिटिगेशन का केस तो नहीं चल रहा, इसलिए वो लिटिगेशन का पूरा सर्टिफिकेट भी मांगते हैं। सही है, तो वो जो प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं बेसिकली उसका मकसद ये होता है कि वो ये तमाम चीज़ें चेक कर रहे हैं कि हम जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं क्या वो इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए एलिजिबल भी है या नहीं है। तो हमेशा जब भी प्री क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट भरें तो उसको प्रॉपर भरें और सच के साथ भरें, कोई ऐसी चीज़ नहीं छुपाने की ज़रूरत। अगर आपके साथ कोई लिटिगेशन का केस चल भी रहा है तो उसको भी डिस्क्लोज़ करें और क्लाइंट को ये पूरी तरह इंश्योर करें कि वो लिटिगेशन का केस है वो बिल्कुल जेन्युइन है और वो आपके ख़िलाफ़ नहीं है, बल्कि आप उसको डिफेंड कर रहे हैं, या अगर आपने किसी के ऊपर किया हुआ है तो उसके पीछे भी क्या रीज़न है।
छुपाने की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि बाद में कोई चीज़ डिस्क्लोज होती है तो उससे रिलेशनशिप भी ख़राब हो जाते हैं और क्लाइंट जो है ना वो शक व शुबे में आ जाता है। दूसरा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा है वो कंसेंट मस्ट बी फ्री, नो अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और कवर्शन, यानी जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा है वो फ्री विल के साथ कर रहा है, वो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई फाइनेंशियल प्रेशर नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने अक्सर ही देखा है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो लो बिड कर देते हैं और उन्हें पता होता है कि हम इस प्रोजेक्ट को इस तरह नहीं रन कर सकेंगे, लेकिन वो फाइनेंशियल प्रेशर के अंदर होते हैं तो वो उसके ऊपर पूरे पूरे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और बाद में फंस जाते हैं, जिससे क्लाइंट भी बेचारा पागल हो जाता है और वो भी जो है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाते। तो इसके लिए भी बाकायदा एक तरीक़ेकार है, कॉन्ट्रैक्ट ने डिफ़ाइन किया होता है कि आपने किस तरह से जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को इवैल्यूएट करना है कि वो किसी फाइनेंशियल मसले में तो नहीं फंसा हुआ कि कल को जो है वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके पूरे प्रोजेक्ट को ही ख़राब कर दे। तो किसी भी प्रेशर से आज़ाद होकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है ताकि दोनों पार्टीज़ का एक म्यूचुअल ट्रस्ट एक दूसरे के ऊपर हमेशा कायम रहे। दूसरा, जो इन्फोर्सिबिलिटी है, यानी आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स किस तरह कराएंगे, उसकी लीगैलिटी क्या होती है। तो द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट नॉट इन्वॉल्व इलीगल एक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि ख़िलाफ़ कानून हो, वो मुल्क के कानून को पूरी तरह जो है वो फॉलो कर रही हो। कोई उसमें ऐसी चीज़ दाखिल नहीं होनी चाहिए कि कल को जो है वो गवर्नमेंट बॉडी आकर छापा मारे और कहे कि जी आप ये काम गलत कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन बहुत देखी जाती है कि आपका प्रोजेक्ट इन्वायरमेंट को इतना नुकसान नहीं पहुँचा रहा, तो आपने कोशिश करनी है कि आपका प्रोजेक्ट हमेशा इन्वायरमेंटली कंप्लायंट हो, कि कल को जो है वो गवर्नमेंट की कोई बॉडी आकर आप पे ये इल्ज़ाम ना लगा सके कि भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये तो इन्वायरमेंटली हैज़र्ड है और वो रोक के खड़ी हो जाए। तो आपका जो भी कॉन्ट्रैक्ट है वो लीगली तौर पर मुल्क के कानून को पूरी तरह उसको इंडोर्स करता हो, उसको फॉलो करता हो। दूसरा, मस्ट फॉलो स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट रिटर्न फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन इफ़ रिक्वायर्ड, जो स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है उन्हें फुलफ़िल करता हो। आपकी जो लोकल बॉडीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट्स हैं, उनके तमाम कानून, उनके तमाम जो रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करता हो, उनको वायलेट नहीं करता हो। जो कम्युनिटी होती है, मसलन आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ की कम्युनिटी होगी, तो उसको उनकी भी जो है वो ख्याल रखा जाता है कि सोशली तौर पर आपका प्रोजेक्ट उनको को नुकसान ना पहुँचाए। तीसरा, इन्फोर्सिबिलिटी गिव लीगल रेमेडीज़ इन केस ऑफ ब्रीच। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो है वो अगर मिसाल के तौर पर आपसे कोई ऐसे काम हो गया है जो इन्वायरमेंटली जो है वो शायद उस एरिया को डिस्टर्ब कर रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट का कमाल ही होता है कि आपको उसका वे आउट देता है या आपको उसको रेक्टिफाई करने का एक प्रॉपर चांस देता है कि आप उसको रेक्टिफाई कर लें। आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होगा, लेकिन अगर आप उसको वक्त पर रेक्टिफाई कर लेंगे और बॉडीज़ को जो है वो सेटिस्फाई कर देंगे तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू रख सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट का ये पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यानी जो है वो दो पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और वो कोई पार्टी जो है वो अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल नहीं करती, तो ऐसे में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी ब्रीच का मतलब ये हो गया कि उसने कॉन्ट्रैक्ट की लिमिट से एक्सीड कर दिया। अब तो व्हाट इज़ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज़ ब्रीच, पहले ब्रीच को हम समझ लेते हैं कि फेलियर टू फुलफ़िल कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, यानी कोई भी पार्टी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन फुलफ़िल नहीं कर पा रही। और उसमें तीन तरह की ब्रीचेज़ होती हैं, एक होती है माइनर ब्रीच, एक होती है मटेरियल ब्रीच, एक होती है एंटिसिपेटरी ब्रीच। माइनर ब्रीच ये क्या है कि मिसाल के तौर पर दो पार्टीज़ के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ और जो क्लाइंट था उसने कहा कि भाई आप जो है वो विद इन 2 वीक्स ये काम करेंगे, और हुआ ये कि जो दूसरी पार्टी थी वो 2 वीक्स में काम नहीं कर पाती, बल्कि वो इसको जो है वो थोड़े दिन मज़ीद एक्सीड कर देती है। यानी अगर 14 डेज़ में काम होना था वो 16 डेज़ में कर देती है, किसी भी रीज़न की वजह से, कोई अपने रीज़न की वजह से, तो ये माइनर ब्रीच कहलाएगी, क्योंकि इससे आपके ओवरऑल प्रोजेक्ट को नुकसान नहीं पहुंचा, बस ये है कि उसने अपनी लिमिट को एक्सीड कर दिया है। तो ये माइनर ब्रीच है, इसको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। एक होती है मटेरियल ब्रीच। मिसाल के तौर पर उसी क्लाइंट ने आपको बोला कि जी विद इन द 14 डेज़ आपने एक ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि इस बिल्डिंग के अंदर इंस्टॉल करना है, चूँकि मेरा कस्टमर आके चेक कर रहा है इसको, और जो है वो कॉन्ट्रैक्टर उसको फुलफ़िल नहीं कर पाता, तो ऐसे में कस्टमर आता है और उसको वो चीज़ नहीं दिखती, तो शायद वो डील क्लाइंट के साथ ख़त्म कर दे, तो ये मटेरियल ब्रीच कहलाएगी। इसके ऊपर जो है वो जो क्लाइंट है वो एलडीज़ भी लगाता है, लिक्विडेट डैमेज भी लगा सकता है और आपको कॉन्सिक्वेंशियल डैमेजेस का नोटिस भी भेज सकता है। दूसरा होता है एंटिसिपेटरी ब्रीच, के मान लेते हैं कि क्लाइंट के पास जो है वो अचानक से फंड्स आना बंद हो जाते हैं और वो कहता है कि भाई देखो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को मज़ीद कंटिन्यू नहीं कर सकता, तो वो आपको नोटिस ऑफ और टर्मिनेशन भी भेज सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक जो है वो बाकायदा क्लॉज भी होता है जिसे कहते हैं कि एम्प्लॉयर जो है वो अपनी मर्ज़ी से भी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। तो उसका एक ख़ास टर्म होता है जो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रही, लेकिन एक ख़ास टर्म होता है कि एम्प्लॉयर को पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो
एम्प्लॉयर को इस पूरी जो है वो एक अथॉरिटी देता है कि वो अपने मुताबिक भी या अपने हालात के मुताबिक भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। अब उसके बाद जो है वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस डिपेंड्स ऑन टाइम एंड सिवेरिटी। जो भी जिस तरह का मसलन अगर माइनर ब्रीच है तो शायद उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा ना हो, मटेरियल ब्रीच है तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा होंगे। एंटिसिपेटिव ब्रीच है तो उस सूरत में जिस पार्टी का नुकसान हुआ है वो दूसरी पार्टी को जो है वो नोटिस भेज सकती है कि वो उसकी भरपाई करे, उसके डैमेजेस को फुलफिल करे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एम्प्लॉयर अपने रीज़न की वजह से कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो विदाउट एनी किसी भी रीज़न की वजह से ख़त्म कर रहा है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर के पास ये पूरी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एम्प्लॉयर से बोल सके कि भाई जो मेरा मटेरियल आ चुका है, जो लोग आ चुके हैं, जिनके साथ मैं कमिटमेंट्स कर चुका हूँ, तो आप उनकी भरपाई करें। सही है, तो वो फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेज में चला जाता है कि ज़ाहिर है फिर कॉन्ट्रेक्चुअली भी एम्प्लॉयर ने उसको पे आउट करना है। दूसरा लीगल रेमेडीज क्या क्या हो सकती हैं अगर ब्रीच हो चुकी है, तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या क्या कहता है। एक तो होता है कि डैमेजेस, जैसे मॉनेटरी डैमेज कंपनसेशन हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि जो है वो अगर एम्प्लॉयर जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट को किसी भी रीज़न की वजह से टर्मिनेट कर देता है, तो कॉन्ट्रैक्टर उसे बोल सकता है कि मेरे जो मटेरियल आ चुका है, लोग आ चुके हैं, या मैंने कमिटमेंट्स कर लिए हैं, तो उसकी डैमेजेस को फुलफ़िल करे या एम्प्लॉयर उसको पे आउट करे, तो एम्प्लॉयर उसको पे आउट करता है। या कॉन्ट्रैक्टर जो है वो किसी काम को डिले कर देता है, तो एम्प्लॉयर के पास ये ऑप्शन होती है कि वो एलडीज़ लगा सके। वो जो है वो पर डे के हिसाब से भी होती हैं, पर माइलस्टोन के हिसाब से भी होती हैं, तो वो डैमेजेस लगा सकता है और उसकी मॉनेटरी वैल्यू भी होती है। दूसरा जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, यानी फोर्स टू फुलफिल द प्रॉमिस। वो कॉन्ट्रैक्टर या क्लाइंट दोनों में से जो भी ब्रीच करेगा, दोनों एक दूसरे को प्रेशराइज कर सकते हैं कि आप जो है वो इस प्रॉमिस को फुलफ़िल करें। मिसाल के तौर पर जो आपने परफॉर्मेंस बॉन्ड जमा करवाया था, उसका मकसद क्या था कि आपने ये कमिटमेंट की थी क्लाइंट के साथ कि मैं ये काम विद इन द टाइम ड्यूरेशन मुकम्मल कर लूँगा और एज़ पर कॉन्ट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट पूरी करूँगा। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए, तो उस सूरत में क्लाइंट जो है वो फिर आपको एक लेटर जारी करेगा कि अगर आपने इसको फुलफ़िल नहीं किया तो मैं आपकी परफॉर्मेंस को इन कैश कर लूँगा, तो जो आपको एक तरीके से फोर्स करेगा कि आपने ये काम करना है। दूसरा जो है वो इंजंक्शंस हैं, यानी स्टॉप सर्टेन एक्शन। वो आपको अगर आप जो है अगर क्लाइंट को ये लगा कि भाई कॉन्ट्रैक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा या अप टू द क्वालिटी का काम नहीं कर रहा, तो इस सूरत में वो आपको नोटिस भेज सकता है, नोटिस ऑफ इंजंक्शन भेज सकता है कि मैं ये काम आपसे नहीं करवाना चाह रहा और इस कॉन्ट्रैक्ट को मैं अभी टर्मिनेट कर रहा हूँ। दूसरा जो है वो रेसिकेशन होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दे। और जो है वो मिसाल के तौर पर अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर क्लाइंट ने जो है वो कोई आपसे कोई काम करवा रहा है और इस दौरान कोई वेरिएशन आ गई, कोई ड्राइंग के अंदर वेरिएशन आ गई, सही है, और आपने उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया, और फिर थोड़े दिन बाद एम्प्लॉयर को लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ रहा है और इसको काम करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा फंड्स लगाने पड़ रहे हैं, तो बाद में ये कह सकता है कि यार हम इस काम को अभी जो है वो होल्ड कर रहे हैं, यानी नोटिस ऑफ रेसिकेशन भेज रहे हैं कि आप इस काम को होल्ड कर लें और आप जो ओरिजिनल काम कर रहे थे आप उसी को सिर्फ करें। तो उस सूरत में भी जो है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि जितना काम कॉन्ट्रैक्टर कर चुका है वो क्लाइंट से क्लेम कर सकता है। अब हम कंस्ट्रक्शन लॉज देख लेते हैं कि वैसे तो किसी भी मुल्क के अपने लोकल लॉज होते हैं। जैसे पाकिस्तान का अपना एक कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के अपने स्टैंडर्ड बेडेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसके अंदर पूरा जो है वो डिफ़ाइन किया गया है कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करना है, यूनिट रेट कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करना है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करना है, डिज़ाइन बिल्ड कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करना है, कॉस्ट प्लस फी कॉन्ट्रैक्ट किस करना है, ऑपरेटर कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करना है। ये सब पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं, जो पढ़ने भी चाहिए। भले आप उसको फॉलो करते हैं या नहीं करते, लेकिन आपको एटलीस्ट तो समझ में आता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट किया किस तरह किया जाता है। उसके अलावा इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे फिडिक है, उसके कुछ रेड बुक है, सिल्वर बुक है, येलो बुक है। ये सब जो है वो प्रोजेक्ट के जो है वो नौयत के हिसाब से बनाए गए हैं कि अगर जो है वो ईपीसी प्रोजेक्ट है तो उस पर जो है वो सिल्वर बुक लगती है, अगर यूनिट रेट प्रोजेक्ट है तो रेड बुक उसके ऊपर फॉलो होती है। एनएसी के कॉन्ट्रैक्ट हैं, यानी नेशनल इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये यूके के अंदर अप्लाई होता है और ये इसकी भी टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सी आसान होती हैं, लेकिन जो है ये भी जो है वो एक बैलेंस कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसके अलावा जेसीटी है, यानी जॉइंट कॉन्ट्रैक्चुअल ट्राइब्यूनल, इनके भी अपना कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि यूके के अंदर अप्लाई होते हैं। इसी तरह AS4000 है 1997, ये ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड है। ऑस्ट्रेलिया ने भी फिडिक से लेकर अपने अपने जो मुल्क की कंडीशंस हैं उसके हिसाब से कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाया, जिसको वो AS और कुछ कोड्स के नाम दे देता है। उसके अलावा पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है बहुत सारे कोड्स होते हैं। पेपरा के अपने कुछ कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं। तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट लॉ के हिसाब से होते हैं और मुल्क के कानून को फॉलो करते हैं। जो कॉमन पिटफॉल्स होते हैं किसी भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, एक तो ये कि एम्बिगुअस
टर्म्स, यानी कुछ आप ऐसी टर्म्स छोड़ दे बन आपने मिसाल के तौर पर आपने कोई ऐसी टर्म डाल दी जिसकी कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और कल को जो है वो उसी के रिलेटेड कोई इशू आ जाता है और फिर जो है वो दोनों पार्टी लड़ने लगते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन ये और इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, तो ये एम्बिग्विटी कहलाएगी। और फिर इससे क्या होता है कि बड़ी खतरनाक सूरत हाल बन जाती है कि दोनों पार्टी पे नोटिस दे के बैठ जाती हैं और प्रोजेक्ट रुक के खड़ा हो जाता है। तो जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट में टर्म डालें वो बड़ी क्लियर होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए, बड़ी वेल अंडरस्टूड होनी चाहिए और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए। दूसरा, इनकम्प्लीट स्कोप, ये तो बहुत ही बड़ा इशू है। मैंने मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखा है कि जो स्कोप्स होते हैं वो सही से डिफाइन नहीं किए जाते। बाज़ तो एम्प्लॉयर को भी नहीं पता होता है कि उसके प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, वो बस कंसल्टेंट से बनवाता है, बाइंड करता है और बेच देता है, बाद में बिड ले लेता है और बाद में कॉन्ट्रैक्टर उसे समझा रहा होता है कि भाई इस प्रोजेक्ट का स्कोप ये है। सही है, तो स्कोप जो है वो हर किसी को प्रॉपरली क्लियरली डिफाइन होना चाहिए, क्लाइंट को सबसे ज़्यादा डिफाइन होना चाहिए क्योंकि उसने पैसे खर्च करने होते हैं। सही है, तो स्कोप हमेशा क्लियर और कंसाइजली और पूरी तरह डिफाइन होना चाहिए। दूसरा, पुअर डॉक्यूमेंटेशन। बाज़ औक़ात क्या होता है कि प्रोजेक्ट चल रहा होता है और डॉक्यूमेंटेशन को इतनी ज़्यादा जो है वो अहमियत नहीं दी जा रही होती, ज़बानी कलामी काम चल रहा होता है। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर कहीं डिस्प्यूट आ जाए, बाद में कहा जाएगा अच्छा जी ये बताएं कि आपके पास क्या रिकॉर्ड है इस चीज़ का, तो दोनों पार्टी एक दूसरे का मुंह देख रही होती हैं कि हमने तो आज तक कभी इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट में डॉक्यूमेंटेशन इज़ अ बैकबोन। अगर आपने डॉक्यूमेंटेशन पे कहीं भी जो है वो कोताही दिखा दी तो मतलब आपने एक बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया जिसमें प्रोजेक्ट गिर जाएगा और आप भी गिर जाएंगे। सही है, तो इस पिटफॉल से बचने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि छोटी सी छोटी चीज़ को भी रिटर्न फॉर्म में लेके आएँ। और एक तो सबसे बड़ा होता है कि जब आप कुछ रिटर्न फॉर्म में लेके आ रहे होते हैं ना, तो हर आदमी फिर बड़ा केयरफुल होकर आपको अप्रूवल देता है और बड़ा केयरफुल होकर आपके साथ चलता है। भाईबंदी के दौरान जो प्रोजेक्ट चलते हैं ना वो बर्बाद होकर रहते हैं। मैंने मेजॉरिटी जगह देखा है, खासतौर पे सीनियर्स के दरमियान, कि उनका कोई सीनियर किसी क्लाइंट के साथ बैठा होता है तो वो कहते हैं हाँ वो उससे तो मैं मना ही लूँगा, और मनाने के चक्कर में वो प्रोजेक्ट जो है वो फिर कहीं जाके लड़ाई झगड़े का शिकार होता है और बर्बाद हो जाता है। तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अनक्लियर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्लॉजेस। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जहां एंट्री का पूरी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है कि कॉन्ट्रैक्टर ने क्या क्या ऑब्लिगेशन करनी है, क्लाइंट की क्या ऑब्लिगेशन है, इंजीनियर की क्या ऑब्लिगेशन है, वहाँ ये भी होना बहुत ज़रूरी है कि इनकेस अगर ये प्रोजेक्ट ख़त्म होता है या टर्मिनेट होता है या सस्पेंड होता है तो उस सूरत में ये इसकी जो है वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन किस तरह से होगी, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो उसको किस तरह रिजॉल्व किया जाएगा। सही है, ये होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर प्रोजेक्ट के अंदर कोई ना कोई डिस्प्यूट ज़रूर आता है और उसकी रेमेडी अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मौजूद नहीं है तो फिर मामला ख़राब हो सकते हैं। दूसरा, इग्नोरिंग गवर्निंग लॉज क्लॉज, कि भाई आपके मुल्क के जो अपना कानून है, गवर्निंग लॉज हैं, वो उसको ज़रूर बाइंड कर रही हो। मैंने आपसे जिस तरह आपको पहले एग्जांपल दी इन्वायरमेंटल से रिलेटेड कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो इन्वायरमेंटली हैज़र्ड ना हो आसपास के इन्वायरमेंट के लिए, तो आपने इंश्योर करना है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपर्ली असेस किया गया हो कि वो इन्वायरमेंटली जो है वो कंप्लाइंट है गवर्निंग लॉज के मुताबिक। अब मैं आपको एक केस की एग्जांपल देता हूँ। केस इस तरह है कि एक डिस्प्यूट हुआ है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर जो है वो एस्केलेशन की कॉस्ट क्लेम करता है, और इशू ये है कि भाई जो एस्केलेशन की क्लॉज थी वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट थी नहीं। अच्छा ये है, ये मैं आपको रियल टाइम बिल्कुल अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने खुद एक ऐसा प्रोजेक्ट किया था कि जिसके अंदर जो है वो एस्केलेशन की क्लॉज नहीं थी। और हुआ ये कि पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर डॉलर वेरिएशन बहुत ज़्यादा रहती है और हम चूँकि इम्पोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं तो हम दूसरे ममालिक से बहुत सा मटेरियल लेके आते हैं। तो ऐसे में क्या हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने जिस डेट को वो साइन किया था और 2 साल के बाद वो डॉलर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसने कहा कि भाई मैंने जिस मार्जिन को रख के जो है वो डॉलर के रेट्स डाले थे वो तो वैलिड ही नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एस्केलेशन का पार्ट था ही नहीं। तो एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट क्रिएट हो गया जिससे प्रोजेक्ट तकरीबन 6 या 7 महीने जो है वो होल्ड पे चला गया, क्योंकि वो डिस्प्यूट में चला गया था और दोनों पार्टीज इस बात को परेशान थी कि अब हम किसके पास जाएं और इसको तलाश करें, क्योंकि एस्केलेशन का पार्ट ही नहीं था। तो बाकायदा अमेंडमेंट की गई आखिर में और फिर एस्केलेशन को उसका पार्ट बनाया गया। तो ये तो मैं अभी भी हमेशा कहता हूँ कि एस्केलेशन को हमेशा पार्ट बनाएं, भले आप इसको कंडीशनल जो है वो पार्ट बनाएं कि भाई ठीक है अगर कोई बहुत ज़्यादा डॉलर वेरिएशन जो है वो सर्टेन लिमिट के बाद बढ़ गई तो फिर हम इसको जो है वो कंसिडर कर लेंगे, लेकिन इसको हमेशा एस्केलेशन को पार्ट रखें। अब क्या हुआ कि ज़ाहिर है जब एस्केलेशन उसका पार्ट नहीं तो उसने फिर जो है वो कोर्ट के अंदर क्लेम डाल दिया कि भाई मुझे जो है वो मैं तो काम नहीं कर सकता इसके ऊपर। अब कोर्ट ने बोला कि भाई साइन करने से पहले आपने एस्केलेशन को चेक किया था कि एस्केलेशन इसका पार्ट है या नहीं। उन्होंने कहा भाई हमने तो चेक ही नहीं किया। तो कोर्ट ने कहा जब आपके कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ही नहीं था तो आपका ये क्लेम हम नहीं मान सकते। तो कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्टर के मुखालफत में फैसला दे दिया कि भाई आपको ये सब पहले से देखना चाहिए था कि एस्केलेशन इसका पार्ट है या नहीं है। लिहाजा हमेशा जब भी टेंडर आए उसको पहले से अच्छे से स्टडी करें
जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कमर्शियल पॉइंट्स हैं, उनको हमेशा गो थ्रू करें, जिसमें जो है वो बॉन्ड्स किस तरह के हैं, जो है वो पेमेंट टर्म्स किस तरह के हैं, उसके अलावा एस्केलेशन के क्या पॉइंट हैं, उसके अलावा जो है वो एडवांस गारंटी किस सूरत में दी जाएगी, इसकी रिकवरी किस तरह होगी, रिटेंशन मनी किस तरह दी जाएगी, इसको जो है वो किस तरह रिलीज़ किया जाएगा, ये सब टर्म्स शुरू से आपको पता होने चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो। इसकी समरी कुछ इस तरह से है कि आज हमने पढ़ा कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है उन उसमें जो है वो लीगल कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स होने चाहिए, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडिटी के लिए आपको किन किन बातों को ख्याल रखना है। दूसरा हमने अंडरस्टैंड किया कि लीगल अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो अगर आपके अच्छे से हैं तो आप जो है वो डिस्प्यूट से बच सकते हैं। अगर आपको पता है कि भाई कहाँ कहाँ जो है वो पिटफॉल्स हो सकते हैं, तो आप पहले से ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स को अच्छे से डाल देते हैं, क्लियर होती हैं, कंसाइज होती हैं, जो सबको वेल अंडरस्टूड होती हैं, जिसके बाद से डिस्प्यूट के चांसेस कम हो जाते हैं। तीसरा जो है वो ऑलवेज अलाइन कॉन्ट्रैक्ट लॉज विद लोकल इंटरनेशनल लॉज, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। या आपने हमेशा आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लोकल लॉज को फॉलो कर रहा हो, वो उसको वॉयलेट मत करे, नहीं तो कल को गवर्नमेंट एंटिटीज़ आके भी आपका प्रोजेक्ट रुकवा सकती हैं। नेक्स्ट वीक जो हम अपना थर्ड सेशन करेंगे, तो उसके अंदर जो है हम कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट एंड देयर इंटरप्रिटेशन, कि कॉन्ट्रैक्ट जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं और वो किस तरह के होते हैं और उनके जो टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं उनकी इंटरप्रिटेशन किस तरह की जाती है, ये हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। जो आपने काम ये करना है कि आपने जो है वो फिडिक के कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो थोड़ा सा गो थ्रू करना है, समझने की कोशिश करनी है कि उसमें किस तरह जो है वो लीगली तौर पर तमाम पार्टीज़ को बाइंड किया गया, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि कॉन्ट्रैक्ट को किस तरह बनाया जाता है और किस तरह उसकी ड्राफ्टिंग की जाती है। जो आपका असाइनमेंट है वो ये कि ड्राफ्ट अ सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट आप ड्राफ्ट करें जो कि क्लाइंट और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान में हो, और आपने जो लीगल प्रिंसिपल आज पढ़े हैं उनको थोड़ा उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करें, और आप जहन लगाएं कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो किस तरह से क्लोज आउट किया जा सकता है और किस तरह से जो है वो इसको लीगली तौर पे तमाम पार्टीज़ के दरमियान बाइंड किया जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट।